हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इरिक्शन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इरिक्शन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें बाल विकास और जो प्रौढ़ों के विकास के बारे में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। जो इरिक्शन है उन्होंने अपनी पुस्तक 1950 में, जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इस बुक में उन्होंने 8 प्रिंसिपल दिए। वो 8 प्रिंसिपल हैं वो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर ही थे। तो इन जो प्रिंसिपल को समझते हैं, देखते हैं। चलिए, जो पहला प्रिंसिपल है वो उन्होंने दिया विश्वास बनाम अविश्वास। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट। जो ये स्टेज होती है वो 12 से 18 मंथ के बच्चे में होती है, यानी कि जिस टाइम पर बच्चा 1 से 1.5 साल का होता है। तो देखिए, जब बच्चा 1 से 1.5 साल का होता है तो उसको क्या उसकी आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहली आवश्यकता उसकी यही होती है कि माता पिता के द्वारा उसकी देखभाल अच्छे से की जाए, उसकी जो फीडिंग होती है वो अच्छे से की जाए। अगर माता पिता के द्वारा एक बच्चे की देखभाल अच्छे से की जाती है, अगर उसको ये महसूस होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है, उसको अच्छे से उसका देखभाल कर रही है, तो उससे उसके अंदर विश्वास आता है। खुद के ऊपर भी विश्वास होता है बच्चे को, और उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी विश्वास बनना शुरू हो जाता है। जब बच्चा विश्वास और अविश्वास के बीच में समायोजन कर लेता है। अविश्वास कब होगा? अविश्वास तब होगा जब बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं की जा रही होगी। तो जब बच्चा विश्वास और अविश्वास के बीच में समायोजन कर लेता है तो वहाँ पर उसके अंदर जो सामाजिक शक्ति होती है, मनोसामाजिक शक्ति, वो क्या जनरेट होगी? उसको हम कहते हैं होप, कि उसमें आशा जागृत होगी जब उसको खुद पर भी विश्वास हो जाता है और अपने पेरेंट्स पर भी। दूसरा जो प्रिंसिपल है, देखिए, दूसरा प्रिंसिपल है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, ऑटोनोमी बनाम सेम एंड डाउट। ये प्रिंसिपल में क्या बोला गया है? जो ये प्रिंसिपल है वो 2 से 3 साल के बच्चों पर अप्लीकेबल है। जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है, इसमें क्या होता है कि जो एक बच्चा होता है उसको अगर हम कुछ एक्टिविटी हैं अगर उसको सिखाना शुरू कर देते हैं तो उससे उसको स्वतंत्रता फील होती है। जैसे टॉयलेट की ट्रेनिंग दें, अगर बच्चा खुद से टॉयलेट जाना शुरू कर देता है तो उसमें स्वतंत्रता की भावना आती है। हाँ, इस उम्र में जाकर हो सकता है कुछ चीज़ें बच्चा खुद से ना कर पाए, लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी भी होती हैं जो खुद से सीखना शुरू कर देता है, और उसको अगर हम ऐसा करने देते हैं तो उसको स्वतंत्रता की भावना फील होती है। अगर माता पिता सारी की सारी एक्टिविटी बच्चे की इस उम्र में भी खुद ही करते हैं तो इससे उसको डाउट होने लगता है, संदेह होने लगता है कि खुद के ऊपर, कि क्या वो ये कर सकता है या नहीं। तो अगर स्वतंत्रता बनाम जो लज्जाशीलता है उसके बीच में समायोजन अगर हो जाता है तो वहाँ से जो मनोसामाजिक शक्ति है, वो विल पावर जो होती है एक बच्चे के अंदर, वो जागृत होती है। तीसरा प्रिंसिपल आइए हमारा है पहल शक्ति बनाम दोषिता। जो ये वाला प्रिंसिपल है वो 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। इनिटेटिव बनाम गिल्ट। इनिटेटिव बनाम गिल्ट में क्या है कि जो एक बच्चा होता है अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, वो उनके साथ स्पोर्ट्स, यहाँ पर ध्यान रखिए, मोस्टली वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ही शामिल होता है। जब खेलता है बच्चा तो उसमें एक सहयोग की जो भावना होती है वो जागृत होती है, वो एक दूसरे की सहायता करने लगते हैं। इस प्रकार से अगर माता पिता भी उसको इस प्रकार की पहल शक्ति में उसको मोटिवेट करते हैं तो उससे जो पहल शक्ति होती है वो उसको कुछ करने के लिए, कुछ जो उद्देश्य होता है उसका, कुछ लक्ष्य होता है उसको पाने के लिए उसमें हेल्पफुल होगा। अगर माता पिता के द्वारा उनको ये एक्टिविटी करने से या आपस में खेलने से या सहयोग करने से हम रोकते हैं तो उसमें एक दोषिता या गिल्ट की भावना आ जाती है। तो इन दोनों में, पहल शक्ति और दोषिता में जब समायोजन हो जाता है तो जो मनोसामाजिक शक्ति है, वो उद्देश्य है, वो जागृत होता है। क्योंकि जो विश्वास होता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसमें पहल शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ हमारा प्रिंसिपल है परिश्रम बनाम हीनता। ये
श्रम बनाम हीनता वाला प्रिंसिपल है, ये 6 से 12 साल के बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल है। इस उम्र में आकर बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है, वहाँ से औपचारिक शिक्षा के द्वारा कुछ ना कुछ कुशलताएं हासिल करने लगता है। अगर समाज के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और उसकी फैमिली के द्वारा उसको वो काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, तो उसकी जो एक कहते हैं जो कुशलता है वो एक प्रकार से निखर के आती है। तो अगर वो परिश्रम करना सीखता है किसी काम के पहले, तो उसको वो चीज़ थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन उसके ऊपर वो कुशलता से और अधिक मेहनत से काम करता है, तो उसमें जो सामर्थ्य की हम कहते हैं जो कॉम्पिटेंसी है, वो मनोसामाजिक शक्ति उसके अंदर डेवलप हो जाती है। फिफ्थ प्रिंसिपल पे आइए। जो पांचवा प्रिंसिपल है वो है अहम बनाम भूमिका संभ्रांति, ईगो आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजन। जो ये वाला प्रिंसिपल है वो 12 से 20 साल के बच्चों पर एप्लीकेबल है। इसमें क्या होता है कि 12 से जो 20 साल का बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने कैरियर को बनाने पे लगा हुआ होता है। वो ये भी समझने लगता है कि जो दूसरों के सामने उसकी क्या मतलब, कैसे वो दूसरों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करे, क्या उसकी पहचान है दूसरों के सामने। तो अगर वो इन चीज़ों में पॉजिटिवली चल रहा है, उसको लगता है कि उसकी अलग से पहचान है, वो करियर में कुछ कर पा रहा है, तो जो ईगो आइडेंटिटी अलग से बनती है। अगर उसको यही नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या उसकी पहचान है, तो इससे उसको रोल कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता। तो इन दोनों में जब मेल जोल हो जाता है, तो वहाँ से कर्तव्यनिष्ठता है समाज के सामने या समाज के लिए या अपने लिए या दूसरों के लिए, वो शुरू हो जाती है। छठा सिद्धांत जो हमारा दिया गया है घनिष्ठ बनाम विलंघन। नाम से ही पता चल रहा है ये जो स्टेज है 20 से 45 ईयर्स के व्यक्ति में होती है। घनिष्ठ बनाम विलंघन, यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो रिलेशनशिप पर यहाँ पर बात कही गई है। एक व्यक्ति अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है, अलग से अपना जो वैवाहिक जीवन भी स्थापित कर लेता है। और विलंघन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अलग से रहता है, वो कोई मतलब सामाजिक संबंधों में कोई उसका ध्यान नहीं होता, अलग से एकांत में रहना पसंद करता है। तो ये चीज़ है, अगर विलंघन होगा तो उसे क्या होगा, व्यक्ति एक तरफा ही रहेगा, वो दूसरों से बातें करना पसंद नहीं करेगा, अपने एकांत में है अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देता है। तो जो घनिष्ठ और विलंघन है, इंटीमेसी बनाम आइसोलेशन, दोनों में मेल जोल होना जरूरी है। और दोनों में मेल जोल होगा तो वहाँ से जो स्नेह की भावना या मनोसामाजिक हम शक्ति है वो कह सकते हैं जनरेट होगी। सातवां हमारा प्रिंसिपल आता है जननात्मकता बनाम स्थिरता, यानी जनरेटिविटी बनाम स्टेजनेशन। तो जो ये वाली स्टेज है वो 45 ईयर से 65 यानी कि 65 ईयर और 45 ईयर्स के बीच में होती है। इसमें क्या कहा गया है, जब एक व्यक्ति अपनी जो पीढ़ी है या अपने सामाजिक विकास के बारे में, अपनी पीढ़ी के आगे विकास के बारे में सोचता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो जनरेटिविटी कर रहा है। अगर एक व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, समाज के विकास से भी कोई मतलब नहीं है, अपनी पीढ़ी के विकास से भी कोई उसको मतलब नहीं होता, केवल अपने ही बारे में वो सोचता है, तो उसको हम स्थिरता बोलते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों में मेल जोल हो जाता है, समायोजन हो जाता है, तो वहाँ से एक व्यक्ति में जो देखभाल की मनोसामाजिक शक्ति है वो जनरेट होगी। आठवां प्रिंसिपल हमारा है अहम संपूर्णता बनाम निराशा। इसमें क्या है, ईगो इंटीग्रेटिविटी बनाम डिसअपियर। जो ये वाली स्टेज है जो 65 साल से ज़्यादा का व्यक्ति हो जाता है तब आती है। इस स्टेज में क्या होता है कि एक व्यक्ति भविष्य के बारे में ना सोचते हुए बीते हुए दिनों के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि उसने बीते हुए दिनों में क्या किया है, क्या वो अपना जो काम है उससे सेटिस्फाई है या नहीं, क्या वो जो अपने जीवन में करना चाहता था वो उसने किया नहीं। तो इस प्रकार से वो अपने बीते हुए दिनों का विचार विश्लेषण करता है, उसने अपनी लाइफ में क्या किया है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है वो स्टेज के ऊपर होता है। अगर वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है तो उसमें अहम संपूर्णता आती है, अगर अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है तो उसमें निराशा की भावना आती है। तो इन दोनों
पॉइंट्स के बीच में अहम संपूर्णता का जो एलिमेंट है और निराशा का एलिमेंट है, दोनों में समायोजन होगा, तो उसमें जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी की जो मनोसामाजिक शक्ति है वो जनरेट होगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।